वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अब इतने लड़कों को डेट करना कोई आम बात तो नहीं। मैनेज कैसे करती हो? एक लड़की ने तंज भरी आवाज में जोर से कहा तो दूसरी बोली, टाइम टेबल बनाती होगी, मंडे वाला, ट्यूसडे वाला। और वो लोग हंसने लगे। ये सुनकर आशा को लगा कि शन के मारे वो यहीं इसी जमीन में धंस जाए। गली जैसे खाली रास्ते के बीच आशा सिर झुकाए खड़ी थी। तेज बारिश की वजह से उसके बाल भीगकर चेहरे से चिपक गए थे। उसके बाजू से शर्ट फटी हुई थी। वो कांप रही थी। ठंड से या अपमान से ये समझना मुश्किल था। उसके सामने कुछ लड़के और कुछ लड़कियां खड़ी थी और उनमें से कुछ के हाथों में फोन थे। छातों के नीचे खड़े वो लोग उस पर हंस रहे थे और फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। एक लड़का बोला, वैसे इतने सारे लड़कों के दिल से खेलने में मजा तो आता होगा यार, तभी तो एक के साथ टिक नहीं पा रही। और वो अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसने लगा। सीरियसली बताओ ना, मजा आता है क्या या फिर बस अटेंशन चाहिए? एक आवाज दूसरी तरफ से आई। आशा की उंगलियां कसकर उसकी ही बाजुओं को पकड़ चुकी थी। उसने सिर और झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा। आंखों से आंसू बारिश में घुल गए। वो बस खड़ी रही, एकदम चुप और शांत, जैसे जितना कम बोलेगी उतना कम टूटेगी। लोगों की बातें और बारिश लगातार होती रही और उसके चारों तरफ खड़े लोग इंसान कम, तमाशबीन ज्यादा लग रहे थे, जो लगातार उस लड़की के आत्मसम्मान को नोच रहे थे। एक हफ्ता बीत चुका था और आशा अभी भी अपने कमरे में खिड़की के पास उदास बैठी हुई थी। उसका कुत्ता रूफी उसकी गोद में बैठा सो रहा था। रूफी, अधी और उसकी अपनी मम्मी के अलावा और किसी को इजाजत नहीं थी कि कोई भी उससे मिल सके। तभी अचानक उसके कमरे में दस्तक हुई तो उसका पालतू कुत्ता रूफी एकदम से भौंकने लगा। रूफी एक देशी कुत्ता था। आशा ने उसे सड़क से तब उठाया था जब वो काफी छोटा था और अकेला ठंड में ठिठुर रहा था। अचानक से बाहर से आवाज आई, आयु बेटा मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आशा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यस मामा, आप आ सकते हो। बरखा ने इधर उधर देखा तो कमरा बिल्कुल वैसा ही पड़ा था जैसा एक हफ्ते पहले था। वो अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख पा रही थी। मैं 24 साल की थी जब तुम पैदा हुई थी आयु, बरखा ने कहा। तब से लेकर आज तक मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, चरित्रहीन, बिन ब्याही माँ, बहुत कुछ बोला। मैंने सब कुछ झेला और तुम्हारे लिए खड़ी रही, ये देखने के लिए नहीं कि तुम एक हफ्ते तक खुद को कमरे में बंद रखो और पागलों की तरह खिड़की से बाहर देखती रहो। आशा की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ नहीं कह पाई। तो बरखा ने कहा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखो आयु। तुम्हें पता है, आज से 50 साल बाद तुम्हें जानने वाले और तुम्हारे बारे में बकवास करने वालों में से आधे से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। तुम्हें पता है लोग अफवाहें किस लिए बनाते हैं? क्योंकि उनके पास लड़ने का और दूसरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई और तरीका ही नहीं होता। आशा ने अपना सिर हल्के से हिला दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ मामा। बरखा ने अपना सिर ना में हिला दिया। बिल्कुल नहीं, कोशिश से काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है जो तुम्हारे भले के लिए है। और उन्होंने अपने पर्स से एक खत जैसा कुछ निकाला और कहा, बीएम यूनिवर्सिटी शिमला, तुम वहां जा रही हो। तुम्हारा एडमिशन लेटर आ चुका है। तुम्हें मास्टर्स करनी थी ना केमिस्ट्री में, उस डिपार्टमेंट की लास्ट सीट तुम्हें मिल चुकी है। ये सुनकर आशा की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ के हाथ से वो खत लिया और उसे पूरा पढ़ लिया। उसने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा तो बरखा ने कहा, मुझे पता है कि तुम देहरादून की एसयू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी ताकि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सको, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है आयु। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा सामना वहाँ किससे होगा। मैं दोबारा तुम्हें इस साल में नहीं देखना चाहती। बीएम इज अ रियली गुड यूनिवर्सिटी। माय प्रोफेसर है जो कभी मेरे क्लासमेट हुआ करते थे। गो देयर एंड लिव योर लाइफ, ओके? आशा ने वो खत दूसरी तरफ फेंक दिया और कहा, मैं आपको और रूफी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बरखा ने आराम से कहा, तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है आयु। तुम हमेशा यही नहीं तो कभी खुद के लिए नहीं लड़ पाओगी। समझ में आया? बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो और नए एक्सपीरियंस लो। नाउ पैक योर लगेज, हम सब कल शाम को शिमला के लिए निकल रहे हैं। हम लोग? कौन हम लोग? आशा ने हैरानी से पूछा। अदी, उसकी मम्मी नीला जी। इतना कहकर बरखा बाहर की तरफ जाने लगी। तुम्हारी मासी और चाहत का एडमिशन भी वहीं पर हुआ है। मम्मी यार! आशा चिढ़ उठी। सीधे सीधे कहो ना कि मुझे चाहत के बेबी सिटिंग के लिए जाना होगा। बरखा बिना सुने सीढ़ियां उतर गई। गुड लक विद दैट। आशा ने अपना सिर हिला दिया। चाहत उसी की उम्र की थी, लेकिन उसे हर पल कोई ना कोई इंसान चाहिए था ताकि उस प्यारी सी नाजुक सी बच्ची को कहीं चोट न लग जाए। अगले दिन वो लोग शिमला के लिए निकल गए थे। वैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी अगस्त के महीने में भी आशा को यहाँ हल्की सी ठंडी का एहसास हो रहा था। अधिष्ठित गाड़ी चला रहा था तो उसकी बगल में बैठी चाहत उससे बहस किए जा रही थी। उन्हें देखकर आशा मन में बोली, इन दोनों बच्चों की कभी नहीं बनी।
बीच वाली सीट पर आशा पूरे सामान के साथ बैठी थी और रूफी उसकी गोद में बैठा हुआ था। उससे पिछली सीट पर बरखा, नीला आंटी और उसकी मासी मेघा बैठी हुई थी, जो फिलहाल के लिए कुछ देर पहले दिखी चिलम पीती औरत के बारे में बातें कर रही थी। तो उनकी बातों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। आशा के चेहरे पर उदासी छा गई। कहाँ वो इस समय तक एसयू यूनिवर्सिटी में अपने पसंदीदा प्रोफेसर के साथ काम शुरू कर चुकी होती, और कहाँ वो अपने घर से मीलों दूर हिमाचल प्रदेश आ पहुंची थी। तभी अचानक गाड़ी रुकी और आशा की आंखें खुल गई। सामने गाड़ियों की लंबी कतार थी। तभी तेजी से एक ब्लैक कलर की बाइक ठीक आशा की खिड़की के बगल में आकर रुकी। उसको चलाने वाला लड़का पूरी तरह काले लिबास में था, काली जैकेट, भारी जूते और बंद शीशे वाला काला हेलमेट। आशा की नजरें अनायास ही उसकी बाइक की चाबी में लटके अनंत के चिन्ह वाले की चेन पर ठहर गई। तेज बारिश और सर्द हवाओं के बीच उस नकाबपोश अजनबी लड़के ने अपना चेहरा धीरे से आशा की तरफ घुमाया। आशा की नजर कुछ पल के लिए मिली और वक्त जैसे थम गया। तभी सिग्नल ग्रीन हुआ और उस लड़के ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसने आशा की गोद में कुछ उछाला और अपनी उंगलियों से उसे मुस्कुराने का इशारा कर वो हवा से बातें करते हुए निकल गया। उसने बाहर झांककर उस बाइक को देखने की कोशिश की, पर बारिश और गाड़ियों के बीच वो कहीं गुम हो चुकी थी। आशा ने देखा कि उसकी गोद में पांडा रैपर वाली एक कैंडी थी। उसने रैपर खोला तो रैपर के अंदर एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ डूडल बना था। न जाने क्यों इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर पहली बार बेहद हल्की सी मुस्कान आई, और फिर उसने वो कैंडी मुंह में रख ली, ये जानते हुए भी कि ऐसा करना सही नहीं है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और शिमला की पहाड़ियां पास आ रही थी। आशा ने बाहर देखा और पहली बार उसे लगा शायद ये नई जगह एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कौन सा खतरनाक मोड़ आने वाला था। दोपहर का वक्त था जब शिमला की बीएम यूनिवर्सिटी में हलचल मची हुई थी। हिमाचल के पहाड़ी जंगलों के बीच में बसी यूनिवर्सिटी बिजली महादेव के नाम पर स्थापित थी। काफी बड़े क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी फैली थी, और हैरानी की बात ये थी कि एक इमारत से दूसरी इमारत तक पहुंचने के लिए आपको कभी कभी एक पूरा जंगल भी पार करना पड़ता था। यहाँ की मुख्य 8 मंजिला इमारत ओ आकार की थी और देखते ही बनती थी। क्या देख रही है? ये कहकर चाहत आकर आशा के बगल में खड़ी हो गई। पसंद आई तुझे यूनिवर्सिटी? हाँ, आशा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यार एक बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी चाहत। चाहत ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो आशा ने कहा, एसयू से भी कमाल की यूनिवर्सिटी है ये। मतलब पूरी अपने आप में एक दुनिया है। कितनी खूबसूरत है ना। और पता है, अभी बता रहा था कि हमें अपने हॉस्टल तक पहुंचने के लिए जंगल क्रॉस करना पड़ेगा। जंगल? चाहत का चेहरा सफेद हो गया। हमें जंगल क्रॉस करना पड़ेगा? आशा ने उसे शांत करवाते हुए कहा, अरे वैसे नहीं पागल। यूनिवर्सिटी ने जब ये जगह खरीदी तो उन्होंने सिर्फ वहाँ के पेड़ हटाए जहाँ उन्हें इमारतें बनानी थी, लेकिन बाकी का जंगल वैसा का वैसा ही है। मैंने सुना है कि ये यूनिवर्सिटी लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा जंगल में फैला हुआ है। वो लोग बड़े ध्यान से इधर उधर यूनिवर्सिटी को निहार रहे थे। जंगल के ठीक बीचों बीच में सड़कें बनी हुई थीं और वहाँ पर अक्सर खूब सारे विद्यार्थी अपनी साइकिल पर तेजी से एक इमारत से दूसरी इमारत तक जाते हुए देखे जा सकते थे। लड़कियों और लड़कों के 3-3 हॉस्टल थे जो एक साथ बनाए गए थे और एक बहुत बड़ी 4 दीवारी के अंदर थे, जिनके आसपास जंगल ही जंगल था। मुख्य इमारत 8 मंजिला थी। उस तक पहुंचने के लिए हाईवे के किनारे बने बीएम यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में गाड़ी लगानी पड़ती थी और फिर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट लांघकर एक उतराई उतरनी पड़ती थी। यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को कर्मण्य नाम दिया गया था और इसमें ज्यादातर मास्टर्स के ही विद्यार्थी होते थे। 4थी मंजिल पर उनके मीटिंग रूम के बाहर बड़े बड़े शब्दों में कर्मण्य लिखा हुआ था। आशा 4थी मंजिल से यूनिवर्सिटी की खूबसूरती निहार रही थी। सुरक्षा कारणों से उसका कुत्ता रूफी मेन गेट पर ही था, जबकि बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के अंदर थे। आशा ने चाहत की तरफ देखकर कहा, तुझे अपनी बॉटनी के लिए आसानी होगी। वो लोग नेचुरल रिसोर्स में प्रैक्टिकल करते हैं। यार हाथ करती है तू। चाहत की सूरत रोनी जैसी हो गई थी। जंगली जानवर भी होते हैं जंगल में? बिल्कुल होते हैं। यहाँ तो बहुत खतरनाक जानवर होते हैं चाहत, कहते हुए अधिष्ठित वहां आकर खड़ा हो गया। और तुझे पता है, मुझे पता चला है कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जानवर यहाँ लाकर छोड़ा जा रहा है। फोटो देखेगी? चाहत ने एकदम से आशा की तरफ देखा और उसकी बाजू पकड़ ली। इसी बीच अधिष्ठित ने उसकी तरफ अपना फोन कर दिया। चाहत ने उस तरफ देखा तो अधिष्ठित ने अपना कैमरा खोल रखा था। आशा की हंसी छूट गई और चाहत ने एकदम से गुस्से में कहा, कहीं के, रुक तू। इतना कहकर वो उसके पीछे भागी तो अधिष्ठित भी दूसरी तरफ भाग गया। आशा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, गाइस बिहेव, हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं। इतना कहकर वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से दूसरी तरफ आती लड़कियों में से एक से टकरा गई।
आशा ने तुरंत अपना सिर उठाकर उस तरफ देखा और कहना चाहा, आई एम रियली, लेकिन लड़कियों को तो मानो अलग ही भूत चढ़ा हुआ था। वो एकदम से दूसरी तरफ भाग गई। आशा ने उस तरफ देखा तो उसे पानी के डिस्पेंसर के पास 2 लड़के खड़े दिखाई दिए, जिनमें से एक ने काले रंग का हुडी और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। उस लड़के ने हुडी की कैप को सिर पर पहन रखा था और वहीं उसके साथ वाले लड़के ने एक काले और सफेद चेक की स्वेटर पहन रखी थी और साथ में एक नीले रंग की ट्रैक पैंट। वो दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे। आशा को ऐसा लगा जैसे आज सुबह उसने जिस लड़के को देखा था वो इनमें से ही एक था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक से लड़के पलटकर दूसरी तरफ चले गए। लड़कियों ने उन दोनों की तरफ कुछ बक्से बढ़ा दिए। लड़कों ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ गए और लड़कियों की नजरों में से ओझल हुए, काले हुडी वाले लड़के ने उन सारे बक्सेस को दीवार पर लगाए एक बहुत बड़े गोल बक्से में डाला और फिर तेजी से सीढ़ियों से उतरकर वो दोनों लड़के चले गए। आशा को उस लड़के के दाएं हाथ में एक कड़ा दिखा, जिसके अंत में एक लाल रंग की मौली बंधी हुई थी, जबकि दूसरे अंत में रुद्राक्ष जड़ा हुआ था। वाह, आशा ने हैरानी से कहा, कितना नालायक बंदा है। कोई उसे तोहफे दे रहा है और ये बंदा उसे डस्टबिन में फेंक रहा है। बेवकूफ कहीं का, सड़ी हुई आत्मा। किसको गालियां दे रही है बे? अधिष्ठित अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ? किसने तेरे अंदर का जलजला जगा दिया अब? आशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने काले ज़ीब्रा को देखा है अभी, जो बहुत अकड़ के साथ अपनी गर्दन ऊंची करके गया। भगवान करे कि उसके पाँव में चींटी काट जाए, और वो भी लाल वाली। अधिष्ठित ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, यार कसम से इतनी बेकार बदबू कौन देता है? तुझे पता है लाल चींटी कितनी खतरनाक होती है? वो काटती है तो घाव भी हो जाता है। मुझे पता है कि लाल चींटी क्या कर सकती है। आशा चिढ़ गई। शायद आप बोल रहे हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन में जूलॉजी पढ़ी है एज अ मेजर। अब अगर तूने कुछ भी बकवास की ना तो मैं अपना डायसेक्शन बॉक्स खोलकर तेरा सिर खोल दूंगी। अधिष्ठित का मुंह बन गया और इसी बीच चाहत, दूसरी तरफ से नीला आंटी, मासी और बरखा आ गई। बरखा ने आकर आशा की तरफ चाबियां और आईडी कार्ड बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें डी हॉस्टल मिला है और चाहत को एन। वैसे तो हमारी कोशिश थी कि तुम दोनों एक ही कमरे में एडजस्ट हो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा है कि अलग अलग विभाग के लोगों के लिए अलग अलग फ्लोर और अलग अलग हॉस्टल हैं। मासी ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों बहनें साथ में रहती तो ज्यादा अच्छा रहता ना। आशा ने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उसकी मम्मी ने हल्की सी आंख मार दी। आशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि उसकी मम्मी ने जानबूझकर चाहत के साथ कमरा नहीं लिया होगा, क्योंकि चाहत को हर वक्त सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ती थी। आशा अपनी पुरानी जिंदगी से तो भाग आई थी, लेकिन इस नई यूनिवर्सिटी में उसका सफर आसान होगा या पहले से भी कठिन, ये तो वक्त ही बताने वाला था। आशा और चाहत को अलग अलग जगह रूम से लौट हुए थे। आशा समझ चुकी थी कि ये उसकी मम्मी ने ही उसे चाहत के नखरों से बचाने के लिए किया होगा, इसीलिए वो खुश थी। बचपन से लेकर अभी तक मासी अक्सर चाहत को आशा की जिम्मेदारी पर छोड़ देती थी, जबकि चाहत उम्र में आशा से पूरे 6 महीने बड़ी थी। इसी बीच नीला आंटी ने कहा, तुम लोगों की क्लासेस कल से हैं, ध्यान रहे कि तुम लोगों को पढ़ाई करनी है। मैं तो चाहती थी कि मेरा नालायक बेटा भी यहीं पढ़ाई करे, लेकिन इस गधे को IIT ही जाना है। मम्मी यार, लोगों के पेरेंट्स को प्राउड होता है जब उनके बच्चे IIT में जाते हैं, और आप होके मुझे ताने मारे जा रही हो। अधिष्ठित का मुंह बन गया। नीला ने आराम से कहा, क्योंकि बेटा तुम पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हो, तुम्हें सिर्फ घर से बाहर निकलने का मौका चाहिए, और तुम जानते हो कि सिर्फ मैं और आयु ही तुम पर लगाम लगा सकते हैं, इसीलिए तुम हम दोनों से भाग रहे हो। ये बात सुनकर चाहत और मासी के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए, जिसे बरखा ने साफ महसूस किया था। वहीं अधिष्ठित ने हल्की सी टपली आशा के सिर पर मार दी। ये बच्चा मुझे क्या कंट्रोल करेगा, अभी तो बेचारा कॉम्प्लान पीने की उम्र से बाहर नहीं निकला। आशा ने तेजी से अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए तो अधिष्ठित अपना बचाव करने लगा। चाहत का चेहरा और लाल पड़ गया। बरखा ने भी लंबी सांस ली और सिर हिला दिया। वो जानती थी कि चाहत हमेशा से ही अधिष्ठित को पसंद करती थी, और क्योंकि नीला और उसके पति काफी अच्छी नौकरी पर थे, उसके घर में सब कुछ अच्छा था, तो मासी भी चाहती थी कि चाहत और अधिष्ठित का कुछ रिश्ता बन जाए। लेकिन इस बात का एहसास ना ही अधिष्ठित को था और ना ही आशा को। उनकी इतनी पक्की दोस्ती अक्सर चाहत को परेशान करती थी। बरखा ने एकदम से आशा को पकड़कर पीछे हटाया। बस अभी चलो, बारिश हो रही है और तुम लोगों को हमें हॉस्टल भी छोड़ना है। अगर अंधेरा हो गया तो हमें लौटने में दिक्कत होगी, चलो जल्दी। बाकी सबने सिर हिला दिया और फिर दोबारा से यूनिवर्सिटी से निकलकर चढ़ाई चढ़ते हुए पार्किंग लॉट की तरफ से जाने लगे, जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। सबके पास छाते थे, लेकिन आशा जानबूझकर हल्की सी भीग रही थी। उसे हमेशा से बारिश पसंद थी, और सर्दियों की बारिश के तो क्या ही कहने। और अब वो यहाँ इस जगह आ गई थी जहाँ हमेशा ही सर्दियाँ रहती थी, और यहाँ आशा की जिंदगी की हर बारिश सर्दियों की बारिश ही होगी। बारिश लगातार बरस रही थी और यूनिवर्सिटी में दोपहर के बाद ही अंधेरा हो गया था। मासी, अधिष्ठित और चाहत दूसरे हॉस्टल में थे,
जहाँ पर चाहत का कमरा था, जबकि नीला आंटी, बरखा और आशा इस वक्त डी हॉस्टल में सामान नीचे से ऊपर ढो रहे थे। रूफी भी आशा के कमरे में ही था। आशा तेजी से नीचे उतरी और उसने बरामदे में रखे बक्से उठाना शुरू कर दिए। दरअसल डी हॉस्टल को अगर कोई आसमान से देखता तो वो लेटा हुआ यू आकार में बना हुआ था। लड़कों का हॉस्टल बाईं तरफ था और उसमें 6 मंजिलें थीं और वो आगे तक खूब लंबा था। लड़कियों का हॉस्टल दाईं तरफ था और वो भी उतना ही लंबा था। निचली मंजिल पर ठीक बीच में उनको दोनों वार्डन के कमरे और 2 कैंटीन जोड़ती थी। हालांकि बरामदा और कॉमन रूम भी वहीं सबसे निचली मंजिल पर थे। आशा ने अपने बक्से उठाए तो उसने दूसरी तरफ रखा हुआ बक्सा देखा। आशा मुस्कुरा दी और उसने कहा, मम्मा आप कभी कोई चीज नहीं भूलती हैं। यू आर द बेस्ट मदर। इतना कहकर उसने वो वाला बक्सा ही उठाया और सबसे ऊपर रख लिया। शायद उसका काम गलत था, क्योंकि जो बक्सा उसने सबसे ऊपर रखा था उसमें एक गोल ग्लास का बोल रखा था, जिसमें पानी में खूब सारे रंग बिरंगे पत्थर रखे हुए थे। आशा को रंग बिरंगे पत्थरों का बहुत शौक था और इनमें से कुछ पत्थर उसे तोहफे के रूप में मिले थे, जिन पर उसने चित्रकारी भी की हुई थी। आशा सारे बक्सों को संभाल कर आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से सबसे ऊपर वाला बक्सा फिसल गया। आशा चौंक उठी और उसने एकदम से कहा, नहीं, तुम नहीं टूटना यार, पहले ही सब बिगड़ चुका है और अब तुम टूट गए तो कैसे चलेगा, प्लीज डोंट। सबकी तरह तुम भी चले जाओगे क्या? बक्सा एकदम से नीचे गिर ही जाता, लेकिन तभी अचानक से किसी ने आकर बक्सा पकड़ लिया। आशा दूसरे बक्सों को संभाल रही थी। उसने पलटकर देखा ही था कि उस लड़के ने बक्सा आशा के बाकी बक्सों के ऊपर रख दिया और पलटकर लड़कों के हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। आशा ने बक्सों से हटकर उसकी तरफ देखा तो उस लड़के ने यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम की जर्सी पहन रखी थी, जिसके ऊपर 31 नंबर लिखा हुआ था। थैंक यू, आशा ने तेज आवाज में कहा तो लड़का रुक गया। अचानक से उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अपने दाएं हाथ की मुट्ठी पर बायां हाथ रख दिया। उसके बाद वो सीधा हॉस्टल की तरफ चला गया। आशा की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या था? इतने में उसका फोन बज उठा। आशा ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि बरखा ही उसे फोन कर रही थी। वो बक्सों को संभालती हुई अंदर चली गई, लेकिन फिर भी उसके दिमाग से लड़के का वो हाथ का संकेत नहीं जा रहा था और पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब तक ये लड़का आशा से 3 बार टकरा चुका था, लेकिन तीनों बार उसने या तो सिर्फ उस लड़के का चेहरा देखा था या फिर सिर्फ उसके हाथ या फिर उसकी बैक साइड, इसीलिए उसे वो पहचान नहीं पाई थी। शाम हो गई थी और बारिश भी थम सी गई थी। अब दोनों लड़कियों ने अपना सामान जमा लिया था। इस वक्त वो सारे लोग हॉस्टल के बाहर बने उस बड़े से गेट के सामने खड़े थे। आशा ने रूफी को पकड़ा हुआ था और उसका सिर सहला रही थी। पहली बार वो रूफी से अलग होने वाली थी, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चाहत पिछले 15 मिनट से मासी के गले से लगी हुई थी और दोनों माँ बेटी रोए जा रही थी। बरखा ने एक बार फिर अपनी घड़ी देखी और कहा, बस करो दीदी, विदा थोड़ी कर रही हो उसको जो इतना रो रही हो। पढ़ने आई है बच्ची, उसको थोड़ी हिम्मत दो, ना कि ऐसे रोना धोना मचाओ। हाँ, मासी ने सिसकते हुए कहा। तुम चुप बैठो, मेरी चाहत पहली बार घर से इतनी दूर रहेगी, मेरी बच्ची कभी अकेली नहीं रही। इतना कहकर उन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया और साथ में चाहत भी बिलख पड़ी। अधिष्ठित और आशा ने अपना सिर हिला दिया और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वहाँ गेट से आते जाते लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। नीला आंटी से अब रहा नहीं गया और उन्होंने माँ बेटी को अलग करते हुए कहा, बस अभी, अगर ज्यादा तुम लोगों को बिछड़ने का गम हो रहा है तो एक काम करो, वापस ले चलो चाहत को। ऐसे कैसे? मासी ने नाक पोंछते हुए कहा, इतनी मेहनत करके बच्ची यहाँ आई है और भला वापस क्यों जाएगी? हाँ? बरखा ने आराम से कहा, वही तो हम कह रहे हैं ना दीदी, बच्चियाँ 2 साल यहाँ रहेंगी, क्यों रो रो कर उनकी हिम्मत तोड़ रही हो? बस करो अभी और चलो, वरना रात के वक्त गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। मासी ने हाँ में सिर हिला दिया। बरखा ने हल्के से आशा को गले से लगाया और उसके सिर को चूमते हुए कहा, ज्यादा मत सोचना और अपना ख्याल रखना। जो भी हुआ वो अब खत्म है। पढ़ाई पर ध्यान देना और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना। खूब सारे अच्छे फ्रेंड्स बनाना, ओके? आशा ने हल्के से अपना सिर हिला दिया और हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक उसे उस लड़के का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में ये तूफान आया था। जहां बरखा ने आशा को सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा, वहीं मासी भी चाहत को हिदायतें दे रही थी। ज्यादा किसी से घुलना मिलना मत, अपना सामान किसी को मत देना और लड़कों से दूर रहना। कोई जरूरत नहीं है उनसे हाहाटीटी करने की, ठीक है? हम लोग रोज रात को वीडियो कॉल करेंगे, कुछ चाहिए होगा तो हम भेज देंगे। खुद बाजार में मत भटकना, कोई कुछ कहेगा तो मुझे बताना। तुम्हारी वार्डन का नंबर है मेरे पास, पापा देख लेंगे, तुम खुद मत उलझना।
नीला ने सब सुनकर बरखा की तरफ देखा तो बरखा ने अपनी पुतलियां घुमा दी। वहीं अधिष्ठित ने आशा के बालों को बिखेरते हुए कहा, ख्याल रखियो अपना सांबा, बाकी गब्बर तुमसे मिलने आता रहेगा। आशा ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपा दिया। फिर उसने रूफी को ढेर सारा प्यार करने के बाद अपनी मम्मी के पास दे दिया। अधिष्ठित ने फिर चाहत की तरफ अलविदा में हाथ हिला दिया। सबने दोनों लड़कियों से विदा ली और फिर अधिष्ठित गाड़ी को वहां से ले गया। उन लोगों के जाने के बाद आशा ने एक लंबी सांस छोड़ी। पहली बार वो मम्मी और रूफी से दूर रहने वाली थी, और वो भी पूरे 2 सालों के लिए। उसे सच में बहुत अजीब लग रहा था। सोचते हुए वो पलटी ही थी कि चाहत ने फिर सुबकना शुरू कर दिया। आशा ने चिढ़कर कहा, बस कर यार, इतना रोएगी तो बीमार पड़ जाएगी। घर वापस जाना है क्या बीमार होकर? अभी चुप कर, वरना तुझे सब चिढ़ाएंगे, रो तोड़ू गए घर। चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे बहुत याद आ रही है घर की। आशा की मुट्ठियां भींच गई। उसका एक पल के लिए मन किया कि या तो अपना सिर फोड़ दे या इस छोटी सी बच्ची का, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, छुट्टियों में हम घर जाएंगे ही ना यार, और मासी मौसा जी तुझे रोज फोन करेंगे। अभी के लिए शांत हो जा और वापस चल, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। चाहत अपनी आंखों को पोंछते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। आशा ने चलते हुए सामने देखा, जहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था और मैदान के उस पार सारे हॉस्टल दिखाई पड़ रहे थे। आशा की आंखों में हल्की सी उदासी आ गई। पिछले 2-3 महीने उसके लिए किसी भयानक सपने की तरह थे, जहाँ पर लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था। तनाव और डर तो मानो उसके साथी बन चुके थे, और कितनी रातें उसने बिना सोए बिताई थी। अब वो यहाँ आई है और पता नहीं कि यहाँ उसकी जिंदगी में क्या लिखा है। सोचते हुए आशा वापस लौटकर उस बड़े से बास्केटबॉल के कोर्ट में पहुंच गई, जिसे पार करके सारे हॉस्टल शुरू होते थे। चाहत भी उसके ठीक पीछे ही थी। अचानक से दोनों लड़कियों ने कुछ शोर सुना तो उस तरफ देखा। आशा ने तुरंत उस तरफ कदम बढ़ाए तो चाहत ने उसकी बाजू पकड़ ली। कहाँ जा रही है? जाने देना, हम लोग क्यों बीच में पड़े? क्योंकि कोई और नहीं पड़ रहा है इसीलिए, कहते हुए आशा तेजी से उस तरफ लपकी जहाँ पर भीड़ जमा थी। चाहत भी उसके पीछे चली आई। भीड़ को चीरते हुए जब आशा सामने पहुंची तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से सामने देखा। सामने काला हुडी पहने एक लड़का दूसरे लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। दूसरा लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था और करा रहा था, लेकिन वो काले हुडी वाला लड़का मानो पागल हो उठा था। उसके बाल बिखर कर माथे पर आ गए थे और उसकी पलकों को ढक रहे थे। अचानक से उस काले हुडी वाले लड़के ने दूसरे लड़के को उठाया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे एक मुक्का मारना चाहा ही था कि अचानक से उसकी नजर उस लड़के के ठीक पीछे खड़ी सीधे आशा पर पड़ी। उस लड़के का हाथ हवा में ही रुक गया और उसकी नजरें सीधा आशा की नजरों में उलझ गई थी। आशा अपनी पलकें झपकाते हुए हैरानी से उस काले हुडी वाले लड़के की तरफ देख रही थी। एक पल के लिए सब रुक गया था जैसे। वो लड़का अब आशा की बाईं आंख के किनारे के तिल की तरफ देख रहा था, और आशा भी उसकी दाईं भाव के किनारे उस छोटे से काले तिल को देखने से खुद को नहीं रोक पाई, जो किसी नजर के टीके की तरह लग रहा था। अचानक से दूसरे लड़के ने उस काले हुडी वाले लड़के को एक तेज धक्का दे दिया। काले हुडी वाला लड़का थोड़ा सा लड़खड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसने दूसरे लड़के को एक तेज मुक्का मार दिया। दूसरा लड़का लड़खड़ा कर कोर्ट में जा गिरा और आशा एक पल के लिए चौंक उठी। वो काले हुडी वाला लड़का दोबारा से गुस्से में उस दूसरे लड़के की तरफ बढ़ा ही था कि तभी अचानक आशा सीधा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो लड़का रुक गया और उसने आशा की तरफ ध्यान से देखा। आशा के होंठ के दाईं तरफ किनारे पर भी एक तिल था। हालांकि 2 तिल उसकी ठोड़ी पर भी थे और ये तीनों मिलकर एक 90 डिग्री का त्रिभुज बनाते थे, पर ठोड़ी वाले थोड़े फीके थे। वहीं आशा की नजर उस लड़के के होठों के ठीक नीचे बिल्कुल बीच में बने तिल की तरफ चली गई। उसने फिर लड़के की तरफ देखा तो लड़के की आंखें सिकुड़ गई थी। मूव, लड़के ने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। आशा ने हल्के से एक लंबी सांस ली और फिर कहा, क्यों? ताकि तुम उसे और मार सको? तुम कलर ब्लाइंड हो क्या? तुम्हें लाल रंग दिख रहा है ना? खून है वो। कुंवर ने एक पल हैरानी से उसकी तरफ देखा और अचानक से वो हंस पड़ा। उसने फिर कहा, तुम नहीं आई हो ना? क्यों? मेरा नाम पता ढूंढकर सुपारी देनी है? आशा ने चिढ़कर कहा। लड़के ने अपना सिर हिला दिया। वैसे मैं करने वाला नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन अब अगर तुम आइडिया दे ही रही हो तो ट्राई कर सकता हूं मैं। जरूरत नहीं है, आशा ने तल्खी से कहा। आशा ठाकुर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मास्टर्स फर्स्ट ईयर। जाओ, जाकर सुपारी दो। यू आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाल दिया। तुम मुझे जानती हो क्या? जिस तरह के तुम्हारे लक्षण हैं, आशा ने आराम से कहा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा है जो तुम्हें जानते हैं। लड़के ने अचानक से अपना सिर हिला दिया और वो जोर से हंस पड़ा। उसने आशा की तरफ देखा और बिल्कुल हल्के से कहा, तुम इस मुलाकात का बहुत रिग्रेट करोगी, मिस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर।
आशा का मन किया कि यही इस लड़के की नाक तोड़ थी। वो आगे बढ़ी भी थी, लेकिन तभी अचानक से पीछे से आवाज आई, कुंवर। वो लड़का पलट गया और तब से आशा को उस काले हुडी वाले लड़के का प्रसिद्ध नाम पता चला था। उसे यूनिवर्सिटी में सब कुंवर के नाम से बुलाते थे। यूनिवर्सिटी के पहले दिन आशा ने किससे पंगा लिया ये उसे भी पता नहीं था, लेकिन ये तो तय था कि अब उसकी जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होने वाली थी। लेकिन देखना यह था कि कुंवर अब क्या करेगा। निकले हुए आशा को कई साल हो चुके थे और वर्तमान में वो एक सक्सेसफुल करियर के साथ अपनी जिंदगी अच्छी तरह बिता रही थी। शाम का वक्त था जब दिल्ली के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के सामने कैब आकर रुकी और कैब का पिछला दरवाजा खोलकर आशा बाहर निकली। उसने रेस्टोरेंट की तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया। पूरे 8 साल बाद वो अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने जा रही थी। आशा ने अपने लंबे कोट की तरफ देखा जो भूरे रंग का था। साथ में उसने बंद गले वाला काला स्वेटर, काली जीन्स और साथ में काले जूते पहने हुए थे। दाई कलाई में एक बहुत महंगी घड़ी और कानों में छोटे छोटे झुमके खूबसूरत लग रहे थे। अभी भी उसके बाल कंधों तक ही थे जो काफी बोल्ड लुक दे रहे थे। आशा ने एक गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल किया। गर्व ने जबरदस्ती उसे ये सब कुछ खरीदवाया था। गर्व की यही आदत थी। उसका मानना था कि अगर कोई इंसान तुमसे खार खाता है तो उसको और ज्यादा खिलवाओ, इतना खिलवाओ कि उसको बदहजमी हो जाए। आशा ने अपने कोट को ठीक किया और सामने देखा। ये रेस्टोरेंट उसके साथ पढ़ने वाले लड़के शुभम ने खोला था और पिछले 5 सालों में इस रेस्टोरेंट ने बहुत सफलता अर्जित की थी। आशा ने हिम्मत जुटाई और अंदर बढ़ने ही लगी थी कि अचानक से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन जेब से निकाल कर देखा तो गर्व का मैसेज था। हे लव, तुम ठीक से पहुंच गई ना? मैंने अभी लोकेशन चेक की। जैसे ही पार्टी खत्म होती है और तुम वहां से निकलती हो, जस्ट कॉल मी, ओके? हम एयरपोर्ट पर आपको पिक करने आ जाएंगे। आशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आशा को इसीलिए गर्व पर कभी कभी बहुत प्यार आता था, क्योंकि गर्व की व्यस्तता कभी भी उसे दूसरों की परवाह करने से नहीं रोकती थी। आशा ने उसके मैसेज का जवाब भेज दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं टाइम से खुद पहुंच जाऊंगी। तुम ऑफिस से सीधा घर जाना, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके बेब, लव यू, टाटा। 1 मिनट बाद ही गर्व का जवाब आ गया तो आशा की मुस्कान गहरी हो गई। गर्व और उसका प्यार जताने का तरीका गर्व का हमेशा मानना था कि जिससे प्यार करो उससे खोल कर करो और खोल कर जताओ। आशा ने जवाब दिया, यस आई लव यू टू। जवाब भेजकर उसने फोन को जेब में डाला और फिर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। उसे पता था कि इतने सालों बाद सब उसे देखकर चौंक जाएगी। वो कभी रीयूनियन में नहीं आई थी, लेकिन आज अधिष्ठित के बहुत ज्यादा कहने पर वो यहाँ आ ही गई थी। जैसे ही अंदर जाकर आशा ने दरवाजा खोला, सबसे पहले शुभम की नजर उस पर पड़ी। उसने एकदम से हैरानी से कहा, आशा। सबकी नजरें एकदम से पलट गई और आशा मुस्कुरा दी। वो अंदर गई तो शुभम बाजुओं को फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा। आशा ने हल्के से उसकी पीठ थपथपा दी। केकेबी कॉलेज में शुभम उन चंद लोगों में से एक था जिसने आशा के साथ दोस्ती बरकरार रखी थी और कभी भी उसे परेशान नहीं किया। शुभम से बात करते हुए आशा ने अपनी हल्की सी नजर घुमाई तो सब लोग, खासकर लड़कियां, हल्के से खुसर खुसर कर रही थी। ज्यादातर लड़कियों की मांग में सिंदूर था और आशा को भी पता था कि ज्यादातर की शादी हो चुकी थी। सही भी है, अभी वो 19-20 साल की उम्र में नहीं है, जहाँ क्लास में पास होना ही सबसे बड़ा मकसद हुआ करता था। अब वो लोग 27-28 साल की उम्र के जिम्मेदार, टैक्स भरने वाले नागरिक बन चुके थे। तभी अचानक शुभम ने कहा, और बताओ मैडम, यार तुम तो बड़े बड़े राइटर्स के साथ दिखती हो सिर्फ। मैं बता रहा हूँ आशा, मेरी वाइफ मुझे ताने मारती रहती है कि मैं तुमसे कहकर उसके फेवरेट राइटर का ऑटोग्राफ तक नहीं ला सकता हूँ। आशा ने जूस का घूंट भरते हुए कहा, एक्चुअली मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कंपनी के रूल के खिलाफ है, लेकिन कभी ऑफ वर्क मिलूंगी तो जरूर ऑटोग्राफ मांग लूंगी, ठीक है? तुम सीनियर एडिटर की पोस्ट पर हो ना? शुभम ने सोचते हुए कहा, मैंने एक राइटर के सोशल मीडिया पर तुम्हारी तस्वीरें देखी थी। इससे पहले कि आशा कुछ कहती, एक बाजू उसके गले में पड़ी और उसकी बगल में से आवाज आई, हमारी आशा खुद में एक सेलिब्रिटी है भाई, लोग तरसते हैं उसके साथ तस्वीर लेने के लिए, इसीलिए तो मैडम कभी मेरे साथ भी तस्वीर नहीं खिंचवाती हैं। आशा की पुतलियां घूम गई। वो जानती थी कि ये मुंह चलाने वाला कौन था। उसने एकदम से अधिष्ठित के पेट में कोहनी मारी और कहा, बात मेरे सेलिब्रिटी होने की नहीं है, बल्कि तेरे इस बंदर वाले मुंह की है। अभी तक तू नाक में उंगली डालकर तस्वीरें खिंचवाता है तो कौन खिंचवाएगा तेरे साथ तस्वीरें? हाँ? अधिष्ठित ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसका पूरा सिर ही घुमा दिया। मैं बंदर हूँ तो तू गोरिल्ला है, गोरिल्ला। अभी देखना शुभम, कुछ देर में टेबल पर चढ़कर ऐसे हो करेगी। शुभम हंस पड़ा और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे यार तुम दोनों अभी तक नहीं बदले ना, अभी तक एक दूसरे को जानवरों के लेवल तक ही रखा है तुम लोगों ने, लेकिन प्लीज मेरे रेस्टोरेंट को बख्श दो, अभी अभी रेनोवेशन हुआ है। आशा हल्के से मुस्कुरा दी तो वहीं अधिष्ठित ने कहा,
अरे डोंट वरी, इसने ज्यादा किसी को काटना चाहा ना तो म्यूनिसिपैलिटी को बुला लेंगे हम। आशा एकदम से पलटी और उसने अधिष्ठित का कान पकड़ते हुए कहा, और तेरे लिए भी तो मेंटल हॉस्पिटल को बुलाना पड़ेगा बेवकूफ, उसका क्या? अधिष्ठित ने भी उसके बाल पकड़कर खींच दिए। वहीं से आया हूँ मैं, मेरे डॉक्टर ने मुझे आज के दिन के लिए बाहर रहने की इजाजत दे दी है। शुभम ने उन दोनों को छुड़ाते हुए कहा, अबे बस करो यार, केकेवी में नहीं हो तुम लोग। क्या बोलेंगे लोग कि एक डीआरडीओ रिसर्चर और एक इतनी फेमस एडिटर ऐसे फाइट कर रहे हैं। इसी बीच बाकी के लोग भी उन्हीं की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। आशा ने अधिष्ठित की तरफ देखा तो अधिष्ठित ने उसे हल्की सी आंख मार दी। आशा मुस्कुरा दी, वो जानती थी कि अब क्या होने वाला था। हाय आशा, कहते हुए एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके बगल में एक और लड़की थी और दोनों ही शादीशुदा थी। आशा दोनों को जानती थी, दोनों ही उसकी सीनियर थी। एक का नाम बबीता था तो दूसरी का नाम रवीना था। दोनों ही केकेवी में उसकी सीनियर थी। आशा हल्के से मुस्कुरा दी। हेलो बबीता मैम, कैसी हैं आप? बबीता ने एक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बिल्कुल परफेक्ट, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम तो किसी रियूनियन में अभी तक नहीं दिखी भाई। माना कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बिजी है, लेकिन हम इतने भी पीछे नहीं हैं कि तुम हमें भूल ही जाओ, है ना? आशा ने आराम से कहा, बिल्कुल नहीं बबीता मैम, मैं बिल्कुल ही नहीं भूली हूँ। और वैसे भी केकेवी के साल कौन भूल सकता है? मेरे तो कुछ ज्यादा ही यादगार रहे हैं। और रवीना ने एकदम से कहा, आशा तुम क्यों पुरानी बातों को याद करती हो? जो हुआ उसमें थोड़ी उम्र की भी गलती थी और थोड़ा माहौल भी वैसा था। अब क्यों वो बातें याद रखनी है? जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना। तभी दरवाजे से एक शख्स की एंट्री हुई, जिसे देखकर आशा एकदम फ्रीज हो गई। यूनिवर्सिटी का वो दिन उसकी आंखों में किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। कई साल पहले उसके चरित्र पर कीचड़ क्यों छाला गया था? ये वही शख्स था जिसकी वजह से आशा ने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी इमेज, अपना सपना, यहाँ तक कि अपना शहर भी। कॉलेज रीयूनियन के दौरान आशा कुछ सीनियर से बात कर रही थी। तभी रवीना ने एकदम से कहा, आशा तुम क्यों पुरानी बातों को याद करती हो? जो हुआ उसमें थोड़ी उम्र की भी गलती थी और थोड़ा माहौल भी वैसा ही था। अब क्यों वो बातें याद रखनी है? जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना। एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हूँ रवीना मैम, इसीलिए तो आपके सामने खड़ी हूँ, आशा ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये भी थोड़ी है कि आप किसी की घटिया हरकतें भूल जाएं, क्योंकि वो क्या है ना, गिरगिट सिर्फ रंग बदलता है लेकिन अपना किरदार नहीं। तो हमें याद रखना चाहिए, कुछ इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, किरदार के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट भी। अधिष्ठित ने आराम से कहा, रवीना मैम आप अपना पुराना अकाउंट ही यूज करती है ना? बहुत अजीब सा नाम था ना उसका पहले। हाँ, द डेविल्स क्वीन। अब शायद आपके हस्बैंड ने उसे मिसेस रवीना आलोक कुमार में बदल दिया है, राइट? लेकिन आपके कमेंट्स अभी तक मेरे पास सुरक्षित हैं। आशा और शुभम को हल्की सी हंसी आ गई और दोनों ने अपना चेहरा घुमा लिया। अगर 8 साल पहले की बात होती तो शायद आशा अभी तक अधिष्ठित को रोक लेती, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने एक चीज सीख ली थी कि हर कोई माफी या चुप्पी के लायक नहीं होता। ये दोनों लड़कियां जो आज उसे काफी अच्छे से पेश आ रही थीं, 8 साल पहले इन दोनों ने भी आशा को चरित्रहीन घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अचानक से दरवाजे के पास कुछ तेज आवाजें आईं, तो वो लोग उस तरफ पलटे। संचित एक तरफ खड़ा था और उसके ठीक सामने सुरभि और शायद सुरभि का पति खड़ा था। सुरभि के पति ने संचित को कुछ कहा और फिर सुरभि को भी गुस्से में घूरते हुए वहां से चला गया। रवीना और बबीता एकदम से उस तरफ लपकी, लेकिन तब तक के लिए सुरभि अपने पति के पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुकी थी और संचित ने पीना शुरू कर दिया था। आशा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने हैरानी से कहा, ये क्या था? मैंने अपनी वाइफ से सुना है वो अभी तक सुरभि के टच में है। शुभम ने जेब में हाथ डाल दिए। संचित और सुरभि ने यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, लेकिन संचित इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा अब्यूजिव था। सुरभि के पेरेंट्स ने इसीलिए संचित को सुरभि की लाइफ से दूर निकाल दिया था, लेकिन सुरभि तो सुरभि है। उसके हस्बैंड ने 1 साल पहले सुरभि को दोबारा संचित को किसी लड़की के साथ सेटअप करते हुए पकड़ा। वहीं लड़की का कहना था कि संचित बिना मतलब के उसके पीछे पड़ा हुआ है। बस यही हंगामा मचा है उनकी लाइफ में। इससे ज्यादा स्टेबल बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अधिष्ठित ने सिर हिला दिया। 30 साल की उम्र में भी इसकी वही हरकतें हैं जो कॉलेज में थी। अभी तक ये दुष्ट सुधरा नहीं है। हाँ, लेकिन अब वो बात नहीं रही है ना, शुभम ने आराम से कहा। केकेवी में ये बंदा फेमस था, जो कहता था उसी पर कॉलेज चलता था, इसीलिए इसे लगता था कि ये सबको कंट्रोल कर सकता है। बट दिस इज रियल लाइफ मैन। मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में कोई इस बंदे को अच्छा बोलता होगा। आशा ने ठंडी आवाज में कहा, यही होता है जब कुछ वक्त की सफलता को तुम अपने सिर चढ़ा लो। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है और हम भी एक जैसे नहीं रहते हैं। पर ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कल से बेहतर बनना चाहते हैं या कल से बदतर। शुभम और अधिष्ठित ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अचानक से अधिष्ठित ने आशा के बालों को सहलाते हुए कहा, अपनी जोन से बाहर आ, तो इस वक्त सामान्य इंसानों में
इसीलिए थोड़ा सामान्य भाषा में बात कर, ताकि लोग ये ना समझ जाएं कि तू एक अंडरकवर एलियन है। आशा ने उसे घूर कर देखा तो अधिष्ठित ने उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया। ये खा, इंसानों की बनाई हुई बहुत बढ़िया मिठाई है, अच्छी लगेगी तुझे। आशा ने एकदम से उसके बाजू में एक जोरदार टपली मार दी तो अधिष्ठित ने बाजू पकड़कर मेज पर सिर रख दिया और घायल होने का नाटक करने लगा। शुभम ने दूसरी तरफ रखे फूल उस पर डाल दिए और पता नहीं क्या मंत्र पढ़ने लगा। आशा ने अपना सिर हिला दिया और जूस पीने लगी, लेकिन बिना पीछे पलटे भी वो अच्छे से जानती थी कि संचित की नजरें अभी भी उसके ऊपर ही गड़ी हुई हैं। रात के करीब 8:30 हो गए थे जब आशा बाहर निकल कर आई। उसने फोन कान से लगा रखा था। डोंट वरी गर्ल, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। नहीं, तुम्हें एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है। हाँ पता है मुझे। ओके फाइन, मैं अपनी लोकेशन ऑन रखूंगी। ओके बाय बेब। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और किनारे पर खड़ी हो गई। तभी अचानक उसे पीछे से सिगरेट की तेज बदबू आई और इसी के साथ संचित आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। आशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संचित ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, काफी फिक्र कर रहा था तुम्हारे बारे में। ये तीसरा फोन था ना उसका। आशा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने आराम से कहा, अभी तक आपकी आदत नहीं बदली ना संचित सर। किसको किसका कितना फोन आ रहा है, आप अभी तक इन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं? लोग सही कहते हैं, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती हैं। इतना कहकर संचित की तरफ पलट गई। खासकर गलत आदतें। संचित भी उसकी तरफ पलट गया। ये कोई गलत आदत नहीं थी मेरी, मैंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की। तुम्हें पता तक नहीं था कि बाहरी दुनिया कैसी है, लड़के कैसे होते हैं और दोस्ती करने के बहाने वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें बाकी लड़कों से बात करने से रोकता था तो वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम भी जानती हो कि मुझे तुमसे कितना प्यार था। मैं तुम्हें दुनिया की सारी बुरी नजरों से बचा कर रखना चाहता था। आशा ने ठंडी आवाज में कहा, क्या मैंने कभी कहा कि मुझे आपकी जरूरत है? कितनी बार मैंने आपके हर सवाल का जवाब ना में दिया। कितनी बार मैंने कहा कि मुझे रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। आशा की आवाज सख्त हो गई। लेकिन आपके दिमाग में तो ये भरा हुआ है ना कि लड़कियों की ना में भी हाँ छिपी हुई होती है। तुम भी मुझे पसंद करती थी आयु, मुझे पता है। तुम बस लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। संचित ने दांत पीसते हुए कहा, और मैं तुम्हें इसी बात का एहसास कराना चाहता था, कॉलेज में हर लड़के को ये बोलकर कि मैं आपकी बंदी हूँ और कोई मुझसे बात ना करे। आशा ने अपनी बाजू लपेट ली। या फिर आई एम जेलस का टैग लगाकर घटिया हरकतें करना, सबके सामने चिल्लाना और मेरे हर दोस्त को तंग करना, ऐसे एहसास करवाना चाहते थे आप अपने प्यार का? हाँ। संचित की मुट्ठियां भिज गईं। मैं कभी भी अपनी कोई भी चीज शेयर नहीं करता हूँ आयु। आशा ने घूरते हुए कहा, मैंने कभी आपको आयु कहने का हक नहीं दिया था और ना ही मैं आपकी कोई चीज हूँ। मैं एक इंसान हूँ जिसकी ना का मतलब ना ही होता है। संचित ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आशा ने कहा, और अब मिस्टर संचित, याद रखिए कि हम केकेवी में नहीं हैं। अगर आपने वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की जो केकेवी में की थी, देन आई विल डिस्ट्रॉय यू। आशा संचित की बदतमीजी भरी बातों के बाद उसको उसकी हद में रहने की सलाह दे रही थी। इतने में एक गाड़ी आकर बगल में रुक गई। अधिष्ठित बाहर निकल आया और उसने गंभीर आवाज में कहा, एनी हेल्प आयु? आयु ने संचित को घूरा और फिर कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस बंदे के लिए मैं अपने हाथ वेस्ट नहीं करना चाहती तो तुम्हारे कैसे करूं? अधिष्ठित हंस पड़ा तो संचित ने गुस्से में कहा, अबे तू क्यों हंस रहा है? हाँ, तुझे तो स्टेपनी की तरह रखा हुआ है इसने। जब दूसरों की इसके नखरे झेलते हुए हवा निकल जाती है ना तो तेरे पास आ जाती है। मैं स्टेपनी बनकर भी खुश हूँ, लेकिन तू अपनी सोच, तू तो वो भी नहीं है। अधिष्ठित ने उसे हल्की सी आंख मार दी। इसी बीच आशा गाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच गई थी। उसने दरवाजा खोला ही था कि संचित चीख उठा, मैंने कहा था ना कि तेरे जैसी लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा मेरे अलावा। तेरे जैसी बेशर्म लड़की को कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहेगा। तू है ही नहीं किसी के प्यार के लायक, किसी के साथ रहने के लायक। संचित हाँफ रहा था, इसीलिए वो कुंवर भी तुझे छोड़कर चला गया। ये सुनकर आशा रुक गई और उसने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया। इसी बीच अधिष्ठित ने तेज आवाज में कहा, तेरा हस्बैंड मुझे 4 बार फोन कर चुका है आयु। फ्लाइट छूटी तो वो हंगामा मचा देगा और दिल्ली आ धमकेगा, जल्दी कर। कहते हुए अचानक से उसका फोन बज उठा जिस पर गर्व लिखा हुआ आ रहा था। अधिष्ठित ने फोन उठा लिया और कहा, भेज रहा हूँ आपकी बीवी को आपके पास ही, आ रही है, रिलैक्स। ये सुनकर संचित का चेहरा सफेद पड़ गया और इसी बीच आशा गाड़ी में बैठ चुकी थी। अधिष्ठित ने तेजी से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। आशा ने अपना सिर पीछे सीट पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने 8 साल पहले का दृश्य घूम उठा। केकेवी कॉलेज उत्तराखंड में जोरों की बारिश हो रही थी और एक गली जैसे में आशा सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखें भी बादलों की तरह खूब बरस रही थी और वो खुद में ही सिमटी खड़ी थी।
उसके गले तक कटे बाल बारिश के कारण उसकी गर्दन और चेहरे पर चिपक गए थे। उसने अपनी बाजुओं को अपने आसपास लपेट रखा था और वो कांप रही थी। उसकी शर्ट उसकी बाजू पर से पूरी फट गई थी। उसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई थी और वो कांप रही थी। उसके सामने कुछ लड़के और लड़कियां खड़े थे और उनमें से कुछ के हाथों में फोन थे। छातों के नीचे खड़े वो लोग हंस रहे थे और खुसफुसा रहे थे। अचानक से आशा के कंधों पर किसी ने जैकेट उठा दी और आशा एक बार फिर कांप उठी। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसके आगे आकर खड़ा हो गया है। अगले ही पल उसको दहाड़ती हुई आवाज सुनाई पड़ी, कोई इंसानियत बाकी बची नहीं ना, मतलब हद है, यही बाकी रह गया था ना कि तुम लोग अब जानवर बन जाओ। ताने और बाकी चीजें काफी नहीं थी ना कि अब तुम उसे हैरेस कर रहे हो। ब्लडी शेम ऑन यू। आशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि उसके आगे खड़ा है लड़का कौन है जो उसके लिए लड़ रहा है। उसने बिल्कुल हल्के से उस लड़के का नाम लिया। हम उसे हैरेस नहीं कर रहे हैं अधिष्ठित। तभी अचानक सामने खड़े एक लड़के ने लापरवाही से कहा, हम तो उससे पूछ रहे थे कि एक साथ कई सारे लड़कों को डेट करना कितना आसान है और इसमें कितना मजा आता है। बाकी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अधिष्ठित ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे एक टाइम पर कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर रखना, जिसमें तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो रवि। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने बारे में भी एक बार किसी से पूछ लो। अधिष्ठित गुस्से के मारे कांप रहा था। अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो जानता था कि आशा खुद को संभाल सकती है, लेकिन आज इन लोगों ने हद कर दी थी। तभी अचानक एक लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम क्यों इतना ज्यादा इसकी साइड ले रहे हो? तुम्हारा भी अफेयर चल रहा है क्या इसके साथ? चल ही रहा होगा। दूसरी लड़की ने हंसते हुए कहा, एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। अधिष्ठित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। राइट, इसका मतलब ये है कि तुम जितने भी लड़कों के साथ कैंटीन में बैठती हो सबके साथ तुम्हारा अफेयर है। उस लड़की का चेहरा काला पड़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू एंड हाउ डेयर यू। अधिष्ठित ने भी उतनी ही तेज आवाज में कहा, तुमने कैसे किसी दूसरे इंसान के बारे में इतनी बकवास बातें की? खुद के लिए बुरा लग रहा है ना, तो दूसरे इंसान के साथ सेम चीज करने से पहले सोच लिया करो। ब्लडी हेल। कहते हुए वो पलटा और उसने आशा की तरफ देखा। फिर उसने हल्के से कहा, आयु। आशा ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो आशा की आंखें लाल पड़ गई थी। अधिष्ठित ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, लेट्स गो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर उसने आशा को कंधों से पकड़कर घुमाया ही था कि उसी लड़की ने दोबारा कहा, संचित सर ने इस कॉलेज टॉपर की सच्चाई हम सबके सामने लाकर रख दी है। इसने संचित सर के साथ साथ और भी कई लड़कों को बेवकूफ बनाया है। संचित सर को बहुत परेशान किया है। शी इज ब्लडी कैरेक्टरलेस। अधिष्ठित रुक गया। वो एकदम से पलट गया। तुम लोगों के पास कोई सबूत है या फिर सिर्फ इसलिए चीजों पर विश्वास कर लिया क्योंकि पिछले 3 सालों से आशा ने तुम्हें टॉप करने का मौका ही नहीं दिया है? रवि ने एकदम से कहा, हाँ, संचित सर ने सबको बताया है कि आशा और उनका कुछ चला हुआ था, लेकिन मैडम को अपने टॉपर होने का कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था, इसीलिए इसने संचित सर को छोड़ दिया। सुरभि मैम ने भी इस चीज को कंफर्म किया है। सबको सच्चाई का पता चल चुका है। अधिष्ठित ने उसे घूर कर देखा और फिर ठंडी आवाज में कहा, कल को वो दोनों सीनियर्स तुम्हारी अपनी छोटी बहन के बारे में सेम चीज कहें तो मान लोगे? क्यों? चिल्लाते हुए रवि एकदम से अधिष्ठित की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे बाकी लड़कों ने रोक लिया। वहीं आशा ने एकदम से अधिष्ठित की बाजू पकड़ ली। आदि। अधिष्ठित ने उसकी तरफ देखा तो आशा ने रुंधे हुए स्वर में कहा, प्लीज चलो यहाँ से। अधिष्ठित ने अपना सिर हिला दिया और फिर आशा को वहां से ले गया। आशा ने उस गली से बाहर निकलकर सामने की तरफ देखा जहाँ धनवंतरी भवन साफ नजर आ रहा था। यहीं पर उसने अपनी जिंदगी के 3 साल बहुत खुशी से बिताए थे, लेकिन ये 3 साल सिर्फ 2 महीनों में मिट्टी में मिल गए थे। ये कॉलेज जो उसे कभी इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती थी, आज वही उसके लिए सबसे खौफनाक मंजर बन चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़की ने उसकी नाक को अपने लड़के होने के घमंड की तौहीन समझ लिया था और दुनिया ने उसे इस तौहीन की सजा दी थी। मुंबई में सुबह के 2 बज आए थे जब आशा ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर गई। घर में चुप्पी छाई हुई थी, तो आशा ने बिल्कुल हल्के से अपने जूते उतारे और अंदर जाकर टेबल पर उसने सामान रखा ही था कि सारे घर की बत्तियां जल गईं। आशा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने कहा था ना सो जाना। अपनी जान के बिना मुझे नींद कहाँ से आती? पीछे से आवाज आई तो आशा पलट गई। गर्व, तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें मेरा अनऑफिशियल हस्बैंड घोषित कर दिया गया है। सामने खड़ी 5 फीट और 2 इंच की लड़की ने दांत दिखा दिए, जिसने एक सफेद रंग की कमीज और पाजामा पहन रखा था जिस पर ढेर सारे लाल टमाटर बने हुए थे। उसने अपने हाथों को हवा में उठा दिया। बेब, तुमने ही गर्भिता का गर्भ बना दिया है तो मुझे वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा।
बाकी लोगों को क्या पता कि मैं हस्बैंड नहीं, बल्कि इतना कहकर उसने घुटने तक झूलते बालों को झटका दिया। वाइफ हूँ वाइफ। आशा ने अपना सिर हिला दिया तो गर्व ने कहा, अपने को टॉकिंग नाइट की जरूरत है क्या? आशा ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया तो गर्व ने कहा, तुम नहा लो, मैं चाय कॉफी बनाती हूँ। यस बॉस। आशा ने उसे एक सैल्यूट किया और वो कमरे में चली गई। गर्व गाना गाते हुए किचन में काम करने लगी, जहाँ के प्लेट और मग को दो दो चिन्हों में बांटा गया था, जिसमें से एक खरगोश था तो दूसरा टमाटर। कुछ देर बाद बालकनी में आशा बैठी हुई थी और ठंडी हवा का मजा लेते हुए मुंबई की जली बत्तियों को देख रही थी। इसी बीच गर्व ने आकर उसे खरगोश वाला मग दे दिया और खुद भी टमाटर वाला मग लेकर बैठ गई। दोनों ने एक जैसी कमीज और पाजामा पहन रखा था, लेकिन आशा के कपड़ों पर खरगोश बने हुए थे तो गर्व के कपड़ों पर लाल टमाटर। तो गर्व ने कहना शुरू किया, मिला वो नीच तुम्हें रीयूनियन में? हाँ मिला ही होगा, इसीलिए तुम्हारा मूड इतना खराब है। आशा ने एक गहरी सांस ली। वो आज भी वैसा ही है, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को कोसने वाला। गर्विता ने मुंह बना लिया और बोली, हाँ उसे आज तक यकीन नहीं आया होगा ना कि कैसे एक लड़की ने उसे ना कर दी। हाँ बे शक्तिमान है ना तू, ब्रह्मांड को बचाने वाला। हाँ? आशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई तो गर्विता ने कहा, हंसो मत, हम कह रहे तुम्हें उसके खाने में लाल मिर्ची डाल देनी चाहिए थी, ढेर सारी, या सफा चूर्ण, पूरा दिन टॉयलेट में सड़ता। आशा ने ठंडी आवाज में कहा, तब तो ज्यादा सफा चूर्ण चाहिए होता, क्योंकि वहां अभी तक लोग मुझे गलत ही समझते हैं। तुम्हें मेरे अलावा और कोई अच्छे से नहीं समझ सकता जॉनी मुन। गर्विता ने कॉलर खड़ी कर दी। हाँ आदि समझता है, लेकिन मेरे लेवल तक वो अभी भी नहीं है। हमारे अलावा कोई आज तक आया ऐसा? हाँ आया था। आशा ने सामने देखा। वो थोड़ा अजीब था, लेकिन बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ गया, बहुत कुछ समझा गया। जिंदगी के बहुत सबक सिखाए उसने। गर्व ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा तो आशा ने हल्के से कहा, कुंवर। गर्व की आंखें बड़ी हो गई। वही ना जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही तुमने ब्लड वॉर छेड़ दी थी। हाँ वही कुंवर ना जिसकी शर्ट पर तुमने कड़ी फेंक दी थी। वही ना वो घमंडी और बददिमाग कुंवर। आशा जोर से हंस पड़ी और फिर उसने कहा, हाँ वही कुंवर, वही जो हमेशा झगड़ता था मुझसे और फिर खूब बातें सुनता था। गर्व एकदम से उसके बगल में खिसक गई और उसने कहा, तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं पूरी तरह से। टेल मी ना, क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में? कॉलेज के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हुआ था कि तुम कभी दोबारा वहां वापस नहीं जाना चाहती और ना ही वहां किसी भी बंदे से कांटेक्ट रखना चाहती हो? क्या हुआ था ऐसा वहां पर आयु? आशा ने अपना सिर पीछे टिका लिया और कहा, बहुत कुछ हुआ था यूनिवर्सिटी के उन 2 सालों में। आशा ने कुछ सालों पहले की बीएम यूनिवर्सिटी की वो बातें गर्व को बताना शुरू कर दिया। शाम का वक्त था जब कुंवर को पीछे से किसी ने आवाज दी। कुंवर उस तरफ पलट गया और आशा ने भी उस तरफ देखा। आशा की आंखों में हल्की सी हैरानी उभर आई, क्योंकि ये वही लड़का था जो सुबह के वक्त डिस्पेंसर के पास खड़ा था। उसने वही स्वेटर और नीली पैंट पहन रखी थी, यानी कि जिस बंदे ने उन बक्सों को डस्टबिन में डाला था वो काले हुडी वाला लड़का ये कुंवर था। आशा ने तुरंत दोबारा कुंवर की तरफ देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी मुट्ठियां और कसकर भिज गईं। कुंवर को भी उसकी आंखों की घूर महसूस हुई और उसने पलटकर दोबारा आशा की तरफ देखा। क्या? कुंवर की भौहें उठ गईं। ऐसे क्यों घूर रही हो मिस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर? मेरा चेहरा इतना पसंद आ गया क्या? आशा ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ बहुत पसंद आ गया, इतना कि मन कर रहा है कि काट कर शीशे के बक्से में सजा दूं। कुंवर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वहीं बाकी लोग हैरानी से आशा की तरफ देखने लगे। उन्हीं लोगों के बीच में खड़ी चाहत ने अपना सिर हिला दिया। वो जानती थी कि जब आशा का दिमाग घूमता है तो वो सामने किसी को नहीं देखती है। उसने कॉलेज में भी एक प्रोफेसर से लड़ाई मोल ले ली थी, क्योंकि उस प्रोफेसर ने लड़कियों के जीन्स पहनने पर एक अभद्र टिप्पणी की थी। आशा ने न केवल उस प्रोफेसर से खूब लंबी बहस की थी, बल्कि प्रिंसिपल के बाद भी उसने उसी वक्त मामले को पूरा उठाया था, क्योंकि आशा कॉलेज में विद्यार्थी राजनीति की एक सदस्य रह चुकी थी और उसने इसी के चलते काफी सारी चीजों में हिस्सा लिया था। इसीलिए आशा को गलत के खिलाफ खड़े होना आता था। वो किसी से भी बढ़ जाती थी, लेकिन चाहत को यही बात पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ आशा किसी से दुश्मनी मोल ले। ये सच था कि आशा से उसे कभी कभी थोड़ी जलन महसूस होती थी, लेकिन फिर भी आशा उसकी बहन थी और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि आशा उन चीजों से यहाँ भी गुजरे जिन चीजों से वो कॉलेज में गुजरी थी। ये सोचते हुए चाहत ने सामने देखा, जहाँ कुंवर ठंडी आंखों से आशा को घूर रहा था।
तो वहीं आशा भी बिल्कुल तन कर उसे घूर रही थी। और जिस तरह से बाकी लोगों की प्रतिक्रिया थी, ये जाहिर था कि कुंवर कोई आम विद्यार्थी नहीं था। इतने में पीछे से जिस लड़के ने कुंवर को आवाज दी थी, वो आकर कुंवर के बगल में खड़ा हो गया। उसके पीछे 2 लड़के भी आकर उनके साथ खड़े हो गए। आशा ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो कुंवर की आंखों में देख रही थी। अचानक से कुंवर ने भारी और गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ मिस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है ना, खुद को उनमें इन्वॉल्व भी मत करो। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा हम समझते हैं चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। आशा उसकी तरफ देखती रही। अचानक से उसने अपने हाथों को मसलना शुरू कर दिया, मानो वो किसी कागज को तोड़ मरोड़ रही हो। फिर अचानक से उसने अपने हाथों को झटक दिया और जोर से अपना पैर पटक दिया, और इसी के साथ उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। ओहो, ये तो बहुत जल्दी टूट गई। कुंवर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो आशा ने आराम से कहा, तुम्हारी सलाह बहुत कमजोर थी ना, एक ही झटके में टूट गई। ये सुनकर कुंवर की शक्ल देखने लायक थी। वहीं बाकी लोग भी आशा को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। कुंवर जिस लड़के को पीट रहा था, उसे बचाने के बाद आशा उससे बहस कर रही थी। कुंवर ने अपने गालों के अंदर जीभ फिराई और फिर पीछे खड़े उस घायल लड़के की तरफ देखा। तुम इस लड़के को जानती हो? आशा ने आराम से कहा, नहीं। एक इंसान होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान को इस तरह से मारना कितना गलत है। तुम कोई पुलिस वाले या सेवियर ऑफ वर्ल्ड नहीं हो, सो गेट दिस स्ट्रेट। सामने वाले की कोई भी गलती हो, बट यू कांट हिट हिम लाइक दैट। कुंवर चिढ़ गया। तभी स्वेटर वाले लड़के ने कुंवर के कंधे पर हाथ रख दिया। जस्ट रिलैक्स, वो बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपना कंट्रोल मत गंवाना। कुंवर उसकी तरफ पलटते हुए बोला, मैं बहुत आराम से उससे बात कर रहा था आदि। आई टोल्ड हिम रियली रियली नाइसली, लेकिन उसने जब नहीं सुना तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने भागना चाहा और मैंने उसे भागने से रोका। आदि ने अपना सिर हिला दिया और फिर आशा की तरफ देखा। उसके बाद उसने बहुत शांत स्वर में कहा, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। आई थिंक कि कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता हूँ। उसे इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक मिनट। कुंवर ने एकदम से अपनी कमर पर हाथ रख लिए। तू क्यों माफी मांग रहा है? क्या गलती है? एक जूनियर को मैनर सिखाना कोई गलत बात तो नहीं है, और इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है कि ये मिस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर किसी जंगली भालू की तरह एकदम से सामने कूद गई। आदि ने अपना सिर हिला दिया और कुंवर को चुप रहने का इशारा किया। वहीं आशा ने कहा, क्या कहा तुमने? जंगली भालू? और तुम जो ज़ेब्रा की तरह गर्दन अकड़ कर चलते हो, वो क्या है? तुम्हें सच में लाल चींटी काट ले तब तुम्हें पता चलेगा। तुम श्योर हद लड़की हो। कुंवर भी एकदम से उसके सामने खड़ा हो गया। लिसन, मैं बहुत इम्पेशेंट इंसान हूँ। आई रियली डोंट केयर कि तुम कौन सी मानव सेवा कमेटी से हो, बट लिसन हियर, मेरे मामलों में कोई बाहर वाला बिना मतलब से पड़े। आई रियली हेट दिस। तुम नई आई हो ना यहाँ पर, so you better behave like that। इतने में आदि ने एक बार फिर से उसे पीछे खींच लिया और उसके बाद पीछे खड़े दोनों लड़कों को कहा, कबीर, आभिन, संभालो सब कुछ। इतना कहकर उसने आशा की तरफ देखा। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, बस कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से ये फाइट हुई। आशा ने कुंवर की तरफ देखा। ये फाइट नहीं थी, वो उसको पीट रहा था। हाँ, मैं पीट रहा था तो? कुंवर एकदम से आगे आ गया। क्या कर लोगी? पुलिस को फोन करोगी या वीसी सर के पास जाओगी? डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट ही डिजर्व दैट। आदि ने उसे शांत करवाते हुए कहा, तुम कुछ देरी के लिए चुप रहोगे? तुम्हारी टोन ही बहुत बार अच्छी खासी चीजें बिगाड़ देती है। नाउ जस्ट शट अप। कुंवर उसको डांटते ही चुप हो गया और आदि के पीछे खड़ा हो गया। आशा की भौहें सिकोड़ गईं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि आदि का इस लड़के कुंवर पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। इतने में आदि ने आशा से कहा, एक्चुअली कुछ मैटर है जो थोड़ा आराम से सुलझाना था, लेकिन मेरे दोस्त को गुस्सा आ गया। बॉयज हॉस्टल में अक्सर चीजें होती रहती हैं, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। प्लीज, आई एम रियली सॉरी, सो आप इस मैटर को जाने दीजिए ना प्लीज। आशा ने कुछ कहना चाहा कि तभी चाहत ने आकर उसकी बाजू पकड़ ली। जाने देना आयु, क्यों पहले ही दिन सबसे झगड़ा करने पर तुली है? तुझे सारी बात नहीं पता है ना? आयु कहते आदि हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, आपका नाम आयु है? नहीं। कुंवर तुरंत आगे आया और उसने आशा की नकल उतारते हुए कहा। आशा ने उसे घूर कर देखा और फिर अचानक उसने कुंवर की नकल उतार दी। आशा ठाकुर, केमिस्ट्री मास्टर्स फर्स्ट ईयर। आदि को हंसी आ गई, जबकि कुंवर ने आशा को ऐसे देखा मानो वो किसी अजूबे को देख रहा हो। आदि ने हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरा नाम आदित्य सिंघानिया है, सब लोग मुझे आदि कहते हैं। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से हैं। आशा ने कुछ सोचा और फिर आदि से हाथ मिला लिया। कुंवर ने दोनों के हाथों की तरफ देखा और फिर अचानक से उसने आदि का हाथ खींच लिया। इससे पहले कि आशा कुछ समझ पाती, कुंवर खींचते हुए आदि को वहां से ले गया। आशा ने बिल्कुल हल्की आवाज में कहा, सीपरा कहीं का। चाहत ने अपना सिर हिला दिया। बस कर अभी, हर किसी से पंगे लेती रहती है। आशा ने अपना मुंह बना लिया और पलटी ही थी कि अचानक से वो घायल लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी सी देर में ही कबीर और आभिन ने सारी भीड़ को तितर बितर कर दिया था। सब लोग हॉस्टल या मैदान की तरफ चले गए।
कोर्ट में बस वो घायल लड़का और चाहत आशा ही बचे थे। अचानक से उस लड़के ने अपना सिर झुका लिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की और मेरे लिए खड़ी हुई, थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए, आशा ने आराम से कहा। लेकिन क्या आप ठीक हैं? लड़के ने हल्के से अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, इट्स जस्ट दैट कि कुंवर के आगे कोई कुछ बोलता नहीं है, इसीलिए उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुछ शायद मैटर हो गया था जिसमें ज़बरदस्ती मेरा नाम डाला था, लेकिन खैर थैंक यू सो मच अगेन। आशा ने एक सेकंड के लिए उसे ध्यान से देखा और फिर अचानक से अपनी जेब से कुछ बैंडेज निकालकर लड़के की तरफ बढ़ा दी। आशा क्योंकि खेल कूद में रही थी, इसीलिए उसकी पैंट की जेब में हमेशा बैंडेज रहती थी। लड़के ने उनकी तरफ देखा तो आशा ने कहा, आप घायल हैं, ये आपके लिए। लड़का मुस्कुराया और उसने वो बैंडेज लेते हुए कहा, आपका नाम आशा है ना? मेरा नाम वेदांश है। वैसे तो मैं भी मास्टर्स में हूँ, मैं फिजिक्स मास्टर्स में हूँ, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन भी यहीं से हुई है। चाहत ने एकदम से कहा, आप इस हिसाब से हमारे सीनियर हुए है ना? बिल्कुल नहीं, वेदांश ने अपना हाथ हिला दिया। हम लोग एक ही बैच में हैं तो कोई सीनियर नहीं, प्लीज आप लोग कैजुअल तरीके से ही बात करिए। इतना कहकर उसने आशा की तरफ देखा। थैंक यू सो मच फॉर योर बैंडेज। वैसे तो आप लोग लेट हो गए क्योंकि ओरिएंटेशन हो चुकी है, बट हम लोगों की लैब्स और क्लासेस एक साथ हैं एंड हमारी कम्युनिकेशन क्लासेस भी एक साथ ही होंगी, तो हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। आशा के चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान आ गई। आशा के खुलकर और ऊंची आवाज में बात करने से किसी को विश्वास नहीं होता था, लेकिन आशा अंतर्मुखी स्वभाव की थी। एकदम से वो किसी भी इंसान के साथ नहीं घुल मिल पाती थी। ऐसे में वेदांश का पहली ही मुलाकात में इतना खुल जाना उसे थोड़ा अजीब लगा था। तभी अचानक चाहत ने आशा की बाजू को और कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तो नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं बॉटनी से हूँ, लेकिन आशा जरूर मिलती रहेगी। वेदांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर दोनों लड़कियों से विदा लेकर वहां से चला गया। चाहत भी आशा को बाजू से पकड़कर हॉस्टल की तरफ ले गई। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन आशा का दिमाग अभी भी कोर्ट में ही अटका हुआ था। कैसे लोग हैं यहाँ पर? एक इंसान दूसरे इंसान को कितनी बुरी तरीके से मार रहा था, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या बेकार बीता है पहला दिन, सोचते हुए आशा ने चाहत से भी विदा ली और अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। उस वक्त आशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन उसकी जिंदगी के आने वाले कई अच्छे बुरे दिनों का आधार बन चुका था। रात का वक्त था जब आशा ने अपनी आखिरी किताब सामने अलमारी में रखते हुए कहा, वही तो ना मम्मा, मैं भी वही कर रही हूँ। जाने कैसे लोग हैं यहाँ पर। वो लड़का वेदांश बेचारा इतनी बुरी तरह से पिट रहा था, लेकिन सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसका फोन बगल की मेज पर पड़ा हुआ था जो स्पीकर पर था। बरखा की आवाज आई, लड़कों का कुछ कहा नहीं जा सकता है आयु, आज गली के कुत्तों की तरह लड़ेंगे और कल को बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। खैर मुझे वैसे एक बात की खुशी है। क्या? आशा ने अपने सारे बैग दूसरी तरफ करीने से लगा दिए। यही कि मैं फाइनली घर से निकल गई। बरखा हल्की सी हंस पड़ी। बिल्कुल, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरी आयु बदली नहीं, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस बकवास वक्त के पहले थी। मैं चाहती हूँ आयु कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहो, कभी भी अपने मजबूत किरदार को नहीं छोड़ो। आशा हल्के से मुस्कुरा दी। उसकी मम्मी सच में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने कुछ कहना चाहा कि तभी अचानक से बरखा ने कहा, ये लो रूफी भी आ गया। रूफी, दीदी से बात करोगे? हाँ। आशा का चेहरा खिल गया। रूफी मेरा बच्चा क्या कर रहे हो? चला गया। बरखा सिंह ने एक बार फिर गंभीर सांस ली। पहली बार तुम कहीं इतनी दूर गई हो और वो समझ गया है कि तुम जल्दी वापस नहीं आने वाली हो। उसे कुछ वक्त लगेगा बेटा, जब वो संभल जाएगा तो खुद बात करेगा। आशा के चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन फिर भी उसने संयत आवाज में कहा, कोई बात नहीं मम्मा, आप अपना और रूफी का ख्याल रखिएगा। अच्छा अब मैं रखती हूँ, पानी लेकर आना है मुझे। पानी? बरखा ने हैरानी से कहा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में घड़े में पानी भर के लाते हैं क्या कुएं से? लेकिन हमने तो घड़ा खरीदा ही नहीं बच्चे। अब मम्मा। आशा ने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, बहुत फनी था। हाँ एक्चुअली अभी सारे हॉस्टल दोबारा से ओपन हुए ना, तो सारे डिस्पेंसर क्लीन हुए, तो हमें कल सुबह तक पानी लेने से मना किया है। वार्डन के कमरे से बाहर डिस्पेंसर लगे हैं तो वहीं से लाना है। ओके, ख्याल रखना अपना और मुझे फोन करते रहना। टाटा बच्चा। कहते हुए वर्षा ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद आशा ने हर तरफ देखा। उसकी रूममेट अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए आशा ने खुद ही अपने लिए दाईं तरफ का बेड चुन लिया था। कमरे में बेड ऊपर लगाए गए थे जिन पर चढ़ने के लिए सीढ़ी थी, और बेड के नीचे बुक शेल्फ, पढ़ने वाला मेज और एक और छोटी सी अलमारी थी। कपड़ों वाली अलमारी सामने की दीवार के दाईं तरफ लगी थी। बाईं तरफ बाथरूम था जो फिलहाल के लिए काफी छोटा था, लेकिन फिर भी हॉस्टल में आप ज्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकते। दोनों बेड के पीछे की तरफ बीच में एक दरवाजा लगा था
जो बहुत छोटी सी बालकनी थी जहाँ कपड़े वगैरह डाल सकते थे। हालांकि सामने का हॉस्टल लड़कों का था, लेकिन फिर भी बालकनी की 4 दीवारी सीमेंट की बनी थी और अच्छी खासी ऊंची थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आशा ने कमरे को अच्छी तरह से देखा तो उसे अपने सामान रखने के तरीके में कोई दिक्कत नजर नहीं आई। उसने अपना सिर हिला दिया। शाबाश आयु, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इतना कहकर वो सीधा कमरे से बाहर चली गई। हॉस्टल का कर्फ्यू टाइम 9 बजे तक का था, इसलिए अभी तक कुछ लोग बाहर घूम रहे थे। आशा ने अपनी घड़ी देखी तो 8:30 हुए थे। आशा ने सामने देखा तो उसका मन किया कि वो थोड़ी देर के लिए बगीचे में घूम ले। थकान और ज्यादा सोचने की वजह से उसका सिर वैसे भी दर्द कर रहा था। हॉस्टल भले ही अलग थे, लेकिन कुछ चीजें सबके लिए एक जैसी ही थी। उनमें से यह बगीचा भी एक था। आशा का ध्यान नहीं था और वह चंद्रमा की तरफ देखते हुए थोड़ा आगे निकल आई थी। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज आई तो वो चौंक उठी। उसने अपने कानों में से ईयरफोन निकाल दिए तो उसे ऐसा लगा मानो कोई रोते हुए कुछ कह रहा है। आशा से रहा नहीं गया और वो उस तरफ बढ़ी। वो एक पेड़ के पास से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक से सामने का नजारा देखकर चौंक उठी। उसके ठीक सामने एक झाड़ी के पास एक लड़की बगल में खड़े कुंवर की बाजू पकड़कर खड़ी थी। वो रोए जा रही थी और कुंवर चिढ़ा हुआ था। अचानक से उसने ठंडी आवाज में कहा, बस करो मानसी, तुम्हारे कहने से मैं मान नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इट्स नॉट सीरियस, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम खुद इस रिलेशनशिप में कूदना चाहती थी। नाउ यू आर ब्लेमिंग मी। मानसी सिसकते हुए बोली, ओके, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, आई नो, लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एंड यू टोल्ड माय पेरेंट्स, हाउ कुड यू डू दैट टू मी? कुंवर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारा ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा है एंड इट्स नॉट गुड। जब तुम्हें पता है कि इस रिलेशनशिप का कोई एंड नहीं है तो तुम क्यों उसे पकड़े हुए हो? आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स बट यू डिडंट लिसन टू मी। इसीलिए मैंने अंकल को फोन कर दिया। मानसी ने दांत पीसते हुए कहा, तुमसे ज्यादा नालायक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, नाउ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कुंवर ने अपनी बाजू छुड़ा ली और बोला, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, बट मैं चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको तुमने अपनी जिद की वजह से उलझा रखा है। मानसी, घर जाओ अपने और वहां अपना इलाज करवाओ, यही बेस्ट ऑप्शन है। एंड डोंट यू डेयर, अगर तुमने कोई भी और हरकत करने की कोशिश की तो डोंट टेस्ट माई पेशेंस। इतना कहकर वो पलटा और जाने लगा कि तभी अचानक से मानसी ने पीछे से रोते हुए कहा, आई एम प्रेग्नेंट एंड यू नो दैट। कुंवर रुक गया, उसकी मुट्ठियां भिज गईं और उसने एक लंबी सांस ली। फिर उसने बिना पलटे ठंडी आवाज में कहा, आई डोंट केयर अबाउट इट, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना कहकर कुंवर वहां से चला गया और मानसी वहीं घास पर बैठ गई। पेड़ के पीछे खड़ी आशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे और उसके होश उड़े हुए थे। उसने आज तक इतना घटिया इंसान नहीं देखा था। कुंवर, एक ही दिन में आशा ने उसकी इतनी बुराइयां देख ली थी कि आशा को उससे घिन आने लगी थी। उसका बस चलता तो आने वाले यूनिवर्सिटी के 2 सालों में कुंवर की शक्ल तक नहीं देखती, लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले 2 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब कुंवर से उसका सामना नहीं होगा और एक दिन खुद वो कुंवर का इंतजार करेगी। कुंवर आगे बढ़ा ही था कि उसे ऐसा लगा कि वहां कोई खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आशा एक पेड़ की ओट में छिप गई थी। कुंवर वहां से चला गया था, लेकिन मानसी वहीं रुकी रही। आशा खुद से बोली, देख, ये तेरा मामला नहीं है, तो किसी के लफड़े में टांग मत अड़ा। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? लेकिन आशा तो आशा थी। फिर वही उसका अंतर्मन बोला, देख आशा, वो लड़की रो रही है और इस वक्त उसे मदद की जरूरत है। ये कुंवर जैसे लड़के इसी तरह तो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनका इस्तेमाल करके फिर उन्हें छोड़ देते हैं। वो चली थी मानसी का दुख बांटने, लेकिन उसे क्या पता था कि इसका क्या अंजाम हो सकता था। कुंवर, जिसे वो अभी जानती भी नहीं थी, उसके साथ उसने पंगा लेने की सोच ली थी। उसने कहां से सोचा था कि क्या होगा अगर कुंवर को पता चला कि उसका एक सीक्रेट आशा के पास कैद है। उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान की ओर वो खुद ही कदम रख रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।